ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारी 15th एपिसोड है जो मैंने वरी ने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जो मैक्रो इवेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स में इंसिडेंट्स होते हैं, वीकली बेसिस पे वो हम शेयर करते हैं। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, लेकिन हम जो भी खुद सीख रहे हैं इन चीज़ों से वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है। वली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, बिल्कुल, वालेकुम सलाम। तो वली, बहुत ही धुआंधार किस्म का वीक गुजरा है ये, ख़ासतौर पर फ्राइडे वाले दिन से, जब मार्केट्स ने एकदम से जो है ना वो जिस कहते हैं ना रग पुल खेल लिया है, ख़ासतौर पर क्रिप्टो के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि ये जो ट्यूलिप मैनिया का जिक्र अक्सर होता है, अक्सर लोगों को पता नहीं कि भाई क्या चीज़ है, लेकिन अक्सर लोग इसको रिलेट करते हैं क्रिप्टो के साथ। तो थोड़ा सा हमें बताओ कि तुमने जो पढ़ा है ट्यूलिप मैनिया के बारे में, और तुम किस तरह से इसको देखते हो कि जो अभी रिसेंट मूवमेंट हुई है क्रिप्टो मार्केट में, कि वो कितना उससे रेलिवेंस है। यार, ट्यूलिप मेनिया तो हम बात तो बेसिकली जो करेंगे बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन ट्यूलिप मेनिया क्योंकि ये बड़ा एक रेलेवेंट टॉपिक है आज के ज़माने का। आजकल जो है ना पंप एंड डंप जो है ना खुल के चल रहा है। मैं लिंक्डइन पे लिखता भी हूँ तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा वो उसको नाराज़ होते हैं उस पर कि भाई नहीं, पंप एंड डंप नहीं है, ये क्रिप्टो है और ये वो इस पे कैसे कर सकते हैं इतनी बड़ी हाँ, कितना अभी मेरे ख्याल से $19 बिलियन तो लिक्विडेशन वैसी ऑन द रिकॉर्ड नज़र आ रही टोटल है। टोटल $2 ट्रिलियन की लिक्विडेशन हुई है, स्टॉक्स और टू क्रिप्टो ट्रिलियन मिला के। डॉलर्स की? हाँ, जिसमें अच्छा। से सिर्फ क्रिप्टो में 20 बिलियंस की हुई है। अच्छा, तो ओके, यस। और जहाँ पंप एंड डंप की बात आती है, वहाँ पे ट्रम्प की जो अपनी फैमिली है वो किस कदर इन्वॉल्व है, वो एक हाँ। डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन लोगों को नज़र आना चाहिए कि उसके जो बेटे हैं वो बाकायदा इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों के अंदर। और हुँ। जो भी ट्रम्प स्टेटमेंट देता है, ऑफ कोर्स वो डिस्कस होती होगी पहले कि भाई हाँ मैं ये कहने जा रहा हूँ। तो हाँ, ऑफ कोर्स जो बिल्कुल। उसके सराउंडिंग के जितने भी लोग होंगे सबको पता होगा, तो वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ट्यूलिप मेनिया जो था वो मुझे कुछ मेरे ख़्याल से कोई 1 साल पहले, डेढ़ साल पहले मैं कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे नज़र आया था ये। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट था ये। और फिर मैंने इसको थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ा कि मैंने कहा ये वाक़ई में एक्चुअल में हुआ भी था कि नहीं हुआ था, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ था। और ये इसको कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री का पहला कोई स्कैम था। या लेट्स से स्कैम तो नहीं कहेंगे इसको, पहला कोई इंसिडेंट था, मेजर इंसिडेंट था जिसमें मेल्टडाउन हुआ था। तो बेसिकली नीदरलैंड्स के अंदर 1634 1600s के अंदर जो है ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें जो है वो लोगों को ये ट्यूलिप का एक ख़ास किस्म की ब्रीड जो थी, जो फ्लावर होता है ट्यूलिप, उसकी ख़ास ब्रीड जो थी उनको बहुत अच्छी लगती थी, पसंद आना शुरू हो गई थी। और बहुत सारे लोगों को जो है था कि इसको हमें प्रिजर्व करना है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही थी। तो इसका जो बल्ब होता है, आप ये समझ लें कि उसका सीड कह लें या बल्ब कह लें, बल्ब जो है बेसिकली उसकी ऐसी चीज़ होती है जो आप उसको रीग्रो कर सकते हैं। सो उसकी बल्ब की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई थी, तो इतनी बढ़ गई थी, ये जो टॉप का एक चार्ट नज़र आ रहा है, तो इतनी बढ़ गई थी कि ये प्राइस लेवल अगर आप देखें उसका तो उसमें इतनी बढ़ गई थी कि ऑलमोस्ट हाई कॉस्टिंग जो एक घर होता है उसके बराबर चली गई थी। अच्छा, मैंने इसको पढ़ा था, कुछ एग्जैजरेशन है इसके अंदर, बट स्टिल ये इंसिडेंट हुआ था और ये इसी तरह से हुआ था। इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई थी। फिर एक टाइम आया था कि लोग ने कहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि नहीं यार इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो लोगों ने इस पर पैसे डालना शुरू कर दिए थे और प्राइस उसकी बढ़ना शुरू हो गई थी। जाहिर सी बात, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जब आप जब आप उसके अंदर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी ऑफ कोर्स प्राइस भी बढ़ती है। सो वो प्राइस इतनी बढ़ गई कि एक हाई कॉस्टिंग जो हाई क्वालिटी का जो हाउस है वहाँ पर उसके बराबर चली गई। उसके बाद लोगों ने उसको बेचना शुरू किया। अच्छा, लोगों ने वही बेचना शुरू किया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लें ज़रा, फिर देखें क्या होता है। जब बेचना शुरू किया तो वो उसकी प्राइस वो उस तरह से मिल नहीं रही थी। यानी कि जब मार्केट में जाते थे तो वो उस लेवल के ऊपर उनको पैसे नहीं मिल रहे थे जिस लेवल पे उसकी प्राइस चली गई थी। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। जब डिमांड खत्म हुई उसकी, लोगों ने सेल करना शुरू किया तो वो नीचे आना शुरू हुआ और फिर वो एकदम से जो है ना सारी सारी की सारी हाइप खत्म हो गई। और यही चीज़ हम देखते हैं आजकल, चाहे वो क्रिप्टो हो जाए, चाहे वो स्टॉक हो जाए, चाहे वो कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो जाए जिसमें लोगों को लग रहा है कि नहीं यार अब ये, अब जैसे गोल्ड है। गोल्ड ठीक है, एक उसकी थोड़ी बहुत यूटिलिटी है, थोड़ी बहुत उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और इसके अलावा उसकी एक वो वैल्यू है कि हाँ नहीं यार हमें ये चाहिए क्योंकि हम ये आगे जाके पैसे इसमें बढ़ जाएंगे, जबकि उसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है। इसी तरह से मुझे तो लगता है बिटकॉइन भी ऐसे ही है। इसी तरह से बहुत सारे क्रिप्टो के मीम कॉइन तो हैं ही है। अच्छा, जो अभी अभी क्रिप्टो को डिस्कस करेंगे तो क्रिप्टो के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे के सारे, मुझे तो अफसोस हो रहा था उनके ऊपर जिस तरह से वो बात कर रहे थे और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि हमने कहा था, हमने कहा था, हमने कहा था। ऐसा कुछ नहीं होता। इस चीज़ को आप कहाँ से
प्रिडिक्ट करेंगे जो चीज़ अभी लास्ट फ्राइडे को हुई थी। स्टॉक्स के अंदर लोग परेशान थे कि यार 2%, अब मुझे भी था कि यार 2% 3% तकरीबन उसमें डिप आई थी, बट इट्स फाइन, क्योंकि मैं तो वैसे भी मैंने कहा था कि अगर और डिप आएगी तो मैं और ले लूंगा, क्योंकि 30 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स पीरियड को अगर आप देखें तो उसके अंदर तो आपको उसमें फ़ायदा ही होगा। सो इसके बारे में तुम क्या कहोगे, ट्यूलिप मैनिया के बारे में, या ओवरऑल जो हुआ है? बिल्कुल, ट्यूलिप मैनिया की अक्सर लोग मिसाल देते हैं, ख़ास तौर पे जो क्रिप्टो में पम्प एंड डंप होते हैं, तो ऑफ कोर्स काफ़ी उसमें सिमिलरिटी है। लेकिन जो तुमने कहा ना कि इन्फ्लुएंसर्स अब जो है जस्टिफाई कर रहे हैं इसको, तो ऑफ कोर्स ये बात किसी को भी नहीं पता थी और कोई इसका अंदाज़ा लगा भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है ना वो बेसिकली एक न्यूज़ इवेंट के बाद से हुआ है। यानी कि ये पहले से आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ट्रम्प ने जाके ये बात कहनी है उसके बाद सारा कुछ क्रैश हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. एक न्यूज़ इवेंट रिलेटेड इंसिडेंट था और उसी के बाद जो है वहाँ से लिक्विडिटी शुरू हुई है, और जैसे कि मैंने बताया कि टोटल $2 ट्रिलियन की लिक्विडिटी वाइप आउट हुई है पूरी मार्केट से, क्रिप्टो और स्टॉक्स मिला के। और जहाँ तक जो खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि भाई किसी एक बहुत ही बड़े ट्रेडर ने ऑलमोस्ट 190 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है शॉर्ट करके बिटकॉइन को। यानी कि उसको, उस बंदे को पता था कि ये न्यूज़ आने वाली है। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसके पास इनसाइडर न्यूज़ थी कि नहीं थी, लेकिन जिस तरह से चीज़ें नज़र आई हैं उससे लगता ही है कि उसको पता था, कुछ ना कुछ पता था उसको। यानी कि वो जो अकाउंट खोला है वो पहले से एग्जिस्ट भी नहीं करता था, यानी कि वो ब्रांड न्यू अकाउंट था। कुछ घंटे पहले उसने वो अकाउंट खोला है, उसने हाई लेवरेज के ऊपर जो है शॉर्ट्स की जो है वो ट्रेड ली हैं। लेवरेज था तकरीबन 10 से 12% का, यानी कि अगर लेट्स से उसने 10 से 12 1 मिलियन का, टाइम्स का? हाँ 10 से 12 टाइम्स का लेवरेज था। यानी कि हम्म। उसने 1 मिलियन का अगर शॉर्ट सेल किया है तो दैट मीन्स उसने 10 टाइम्स उसको जो है ना लेवरेज किया है। तो ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा लेवरेज पे जब बंदा जाएगा तो उसको 100% नहीं तो 90% श्योरिटी होगी कि ये कुछ होने वाला है। तो यानी कि उस बंदे को पता थी ये सारी चीज़ें, तभी उसने इतना बड़ा बैट खेला। और ऑफ कोर्स वैसे ही हुआ, उसके बाद लिक्विडिटी शुरू हुई तो लोगों ने सेल करना शुरू किया, और फिर जब सेल करना शुरू किया तो फिर वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, यानी कि हर कोई जन डर के बारे में सेल करना शुरू कर देता है। और जब इस तरह की न्यूज़ और आती है ना तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा भाई ये तो अब मामला जो है ना थमने वाला नहीं है। और वो था भी फ्राइडे। नॉर्मली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना वो फ्राइडे को एग्जिट करके निकल जाते हैं, और हम्म। लॉन्ग वीकेंड तक, क्योंकि मंडे भी यहाँ पे ऑफ है नॉर्थ अमेरिका में, तो एक लॉन्ग वीकेंड की भी वो थी सिचुएशन। तो जितने भी ट्रेडर्स थे ना जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने सब ने लिक्विडिटी जो है ना एग्जिट करना शुरू कर दी, और वो एक साइकिल चल पड़ी जिसकी वजह से जो है ना अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ख़ासतौर पर जो क्रिप्टो में जो ट्रेड करते हैं उनका तो बहुत नुकसान हुआ है। बिटकॉइन इतना ज़्यादा नीचे नहीं गया था, वो गया भी था लेकिन उसने फ़ौरन वी शेप रिकवरी दिखाई, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स थे उनमें से कुछ के अकाउंट्स तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए। तो ऑफकोर्स वो लोग बेचारे रो रहे हैं, और हम्म। काफ़ी जो है उस लोगों का इसमें नुकसान हुआ है। अभी उसमें वही मसला है कि जो मीम कॉइन्स हैं तो उनको खुद भी पता है कि ये जीरो पे जा सकते हैं। बिल्कुल। अब बिटकॉइन भी, मतलब अगर किसी स्टॉक की बात करें और मुझसे बोले कोई बंदा कि यार अमेजोन का स्टॉक जीरो पे चला जाएगा, तो मैं तो इसको यकीन ही नहीं करूंगा ना, कुछ भी हो जाए अमेजोन का स्टॉक आज के ज़माने के अंदर जीरो नहीं जा सकता। हम्म। अगले मुझे 2 महीने 3 महीने में कोई बोले कि अमेजोन जीरो हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगले लेट्स से 10 साल के अंदर अमेजोन जीरो हो जाए तो इट इज़ स्टिल नॉट पॉसिबल, बट वो हो भी सकता है, इसको यकीन कर भी सकते हैं। बट बिटकॉइन को कल बोले, कोई मुझसे बोले कि भाई जीरो पे चला जाएगा, तो आई कैन से कि शायद चला जाए, मतलब कोई बिटकॉइन शायद होगा, लेकिन मीम कॉइन्स तो शायद क्या, वो तो डेफिनेटली जा सकते हैं। बिल्कुल। उनकी कोई वही वैल्यू ही नहीं है। मुझसे कोई बोले कि पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं पता इन कॉइन्स के, जो मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा था तो उसके अंदर बोल रहे थे कि ये कैसे जीरो पे जा सकता है, ये कैसे जीरो पे जा सकता है। मैंने कहा यार जीरो पे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कोई उसका बैक ही नहीं है, तो वो कैसे हाँ। जीरो पे नहीं आ सकता। यही सोचते हुए कि वो जीरो पे चला जाएगा, मेरे ख्याल से क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा पुल बैक आता है कंपेयर टू स्टॉक्स के अंदर कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं, वो शायद जीरो पे चले जाएं या बहुत कम वैल्यूज पे चले जाएं। बट क्रिप्टो के अंदर तो ये चीज़ नहीं है ना, इसमें तो इसमें हो सकता बिल्कुल। है ये चीज़। जो मेजर कॉइन्स हैं ऑफ कोर्स उनमें इतनी ज़्यादा उसमें फिर भी लोगों का ट्रस्ट होता है। जैसे कि जो लेट्स से अगर टॉप 5 के आप कॉइन्स निकालें ना फ्रॉम मार्केट कैप परस्पेक्टिव, तो वो ऑफ कोर्स काफ़ी अर्से से हैं और मार्केट में रहेंगे भी। लेकिन जो उसके बाद जो एक लॉन्ग टेल है ना कॉइन्स की, वो तो किसी खाते में नहीं है। वो अब
किसी ने भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उसने अपना कॉइन जो है ना इशू कर दिया, अब लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं। किसी ने मीम, एक कोई मशहूर सी मीम है, उसके ऊपर उसने कॉइन निकाल दिया, लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं फंड में। तो ऑफकोर्स वो चीज़ें तो बहुत टाइम सेंसिटिव होती है ना, वो तो अभी चल रही हैं, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद वो एग्जिस्ट भी ना करें। तो ये तो लोगों को पता होना चाहिए कि जो मीम कॉइन्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि वो ज़ीरो हो सकते हैं किसी भी टाइम, और उसके और वो लिए स्टॉप कोई लॉस के उनको एक साथ, कोई ना हाँ। कोई ट्रिगर चाहिए। अब वो कोई ट्रिगर हम्म। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फ्राइडे को ट्रम्प की स्टेटमेंट हो गई, अब नेक्स्ट टाइम वो कुछ और हो सकती है, लेकिन इस तरह के ट्रिगर्स होंगे और वो होते रहते हैं, और जब भी कभी होंगे तो वो इस तरह के कॉइन्स जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। अच्छा, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं इसके अंदर। जो फ्राइडे को मैं देख रहा था, अब नीचे चलेगी मार्केट, मैंने देखा तो अच्छा वो ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। ट्रंप ने भी ट्वीट किया कि भाई वो मैं 100% टैरिफ लगा रहा हूँ चाइना के ऊपर, और लेट्स से चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग भी जो है ना मैं कैंसिल कैंसिल कर कर रहा दी हूँ। थी इसने, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैं कहीं एक ट्रेंड देख रहा था उसके अंदर, किसी बंदे ने कहा कि भाई वो जो मीटिंग वाली बात है बाद में कैंसिल हो गई थी। आई थिंक मेरे ख्याल से वो चलेगी, मीटिंग अभी भी होगी। हम्म। वो कुछ इस तरह अब का जो मैंने है सुना वो था कि ऑफ होगी, उसके कोर्स बाद फिर रिकवरी भी चीज़ें थोड़ी रिवर्स सी हो आई गई थी। ना, क्योंकि अब हम्म। ट्रम्प ने आज बल्कि शाम में यहाँ के शाम के टाइम के मुताबिक उसने स्टेटमेंट दी है कि भाई मेरी जो है जी से बात हुई है, वो बहुत अच्छा आदमी है, और ना ही वो चाहता है कि उसकी आवाम स्ट्रगल करे, ना ही मैं चाहता हूँ हमारी आवाम अच्छा, स्ट्रगल ये करे, बोले तो हम उसने, बैठ के मुझे नहीं बात पता करेंगे। ये। हाँ, ये आज ये शाम की स्टेटमेंट है। और अच्छा, उसके अच्छा, बाद अच्छा। से जो है ना जितने भी फ्यूचर्स थे वो सब ग्रीन हो गए, बिटकॉइन के ऊपर आ गया तकरीबन, अब 115 पे आ गया वो। हाँ, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। सो हम अभी ये वीडियो बेसिकली सुबह के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग ऑफ मंडे। अब पता नहीं मार्केट्स खुलती हैं तो पता चलेगा। जैसे कि एंटिसिपेटेड था कि जो जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स खुल रही होंगी अब वो डाउन जाएंगी, लेकिन अगर ये बात हो गई है तो वो दोबारा से अब ग्रीन हो जाएंगी। ग्रीन नहीं होंगी तो वो हम्म। अपनी लेवल पे रहेंगी। वो उस तरह से ब्लड बात नहीं होगा जो जो बिल्कुल। जो फ्राइडे को हुआ था। सो अगेन दिस इज अगेन पंप एंड डंप। इसको आप क्या कहेंगे? इसको और हाँ, कोई हाँ। नाम दे नहीं सकते। और ऑफ कोर्स जो लोग इसमें पैसा बना रहे हैं वो वही लोग हैं जो जो ट्रम्प के सराउंडिंग में हैं, जिनको पता है ट्रम्प ने ये बात कहनी है कुछ घंटों में, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी पोजीशंस रख ली होंगी उस हिसाब से, और वही पैसा हम्म। बना रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी क्लियर। अब प्रूफ नहीं है किसी के पास, लेकिन जो आपको नज़र आ रहा है ये तो वैसे ही लग रहा है ना। अच्छा, होता क्या है कि अब मैं जब उठा ना सुबह के टाइम पर सैटरडे वाले दिन, तो मैंने ये ग्राफ देखा। अब जब ये ग्राफ देखा तो मैंने कहा यार ठीक है, बिटकॉइन जो है वो एक एक 18 से एक 13 पे आ गया है, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर रो क्यों रहे हैं लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब मैंने फिर अपनी एक ट्रेडिंग ऐप थी उसको मैंने खोला, मैंने उसके अंदर 1 डे का लगाया ट्रेंड, और उसमें फिर देखा मैंने कि यार ये तो 103 पे पहुंच गया था। और जाहिर सी बात है 103 के ऊपर पहुंचने में अब जो अगली बात हम करते हैं वो बेसिकली ये नहीं है कि 118 से कोई जो लेट्स से बहुत ज़्यादा कोई वॉलेटाइल एसेट है आपका, वो नीचे जाके 103 पे चला जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उनको होती है जो लेवरेज पे कर रहे होते हैं। और लेवरेज जो है ना वो 10x 5x 3x, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। लोग 50x पे भी गए हुए होते हैं। तो 50x के अंदर तो आप अगर 1,000 2,000 डॉलर्स की भी अप स्विंग डाउन स्विंग होगी तो उसमें आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। और लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने पता नहीं कितने पैसे बनाए हुए थे अब तक, और सारे के सारे वाइप आउट हो गए। आई डोंट नो, कुछ एक फिगर थी कि कितने मिलियन अकाउंट्स जो हैं वो लिक्विडेट हो गए थे। हम्म। सो लिक्विडिटी का भी जो है ना इशू था। लोग जो है जाहिर सी बात है उसको नहीं कर सके। फिर एक्सचेंजेस भी कम नहीं होते ऐसे टाइम पर, वो भी जो है वो गेम प्ले कर रहे होते हैं। और मैंने सुना है एक्सचेंजेस के अंदर अगर आप इस लेवल 103 के ऊपर किसी ने बाइंग करने का ऑप्शन ही नहीं मिला। वो हाँ। एक्सचेंज जो है वो जैसे जब कोविड के टाइम पर ऑयल नीचे आया था, तो वो तो एक बड़ी ऐसी चीज़ थी गोल्डन जो कि अपॉर्चुनिटी होता है, हाँ। लोग चाह रहे थे कि ले लें, उस वक्त वो भी नहीं ले सके थे। हम्म। एक्सचेंजेस तो गेम प्ले करते हैं ना, जहाँ पे भी इस इतनी वॉलेटिलिटी होती है ना, तो एक्सचेंजेस ट्रेडिंग को ही होल्ड कर देते हैं। खासतौर पर स्टॉक्स हम्म। में तो ये होता है कि अगर कोई हम्म। स्टॉक्स बहुत ज़्यादा जो है वो वॉलेटिलिटी के साथ जो है ट्रेड हो रहा हो, तो अक्सर जो है ना एक्सचेंजेस उन उन स्टॉक को जो है ना बिल्कुल होल्ड कर देते हैं ट्रेडिंग उसकी। और हम्म। हमने पहले भी देखा है पास में कि एक्सचेंजेस जो हैं वो भी जो है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ को होल्ड कर देते हैं। ना सिर्फ होल्ड करते हैं बल्कि जो फंड्स रिलीज़ करने का प्रोसेस है वो भी रोक देते हैं, यानी कि किसी को अपने फंड्स निकालने हैं वो भी आप नहीं निकाल सकते। तो इस हवाले से एक्सचेंजेस बड़े ख़तरनाक होते हैं कि अगर आपने बहुत हाई अमाउंट में जो है फंड्स रखे हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, और वो किसी वजह से आप उसको नहीं निकाल पा रहे, तो आप ब्लॉक है ना, फिर आपका सारा जो है कैपिटल फंस गया। एग्जैक्टली exactly, और इसी पॉइंट पर जो रेगुलेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब आप कुछ भी कह लें, बिटकॉइन को अनरेगुलेटेड और लेट्स से जो भी नाम आप उसको दे दें, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो एक्सचेंज अगर अगर रेगुलेटेड नहीं है तो
उसको आप फिर पकड़ नहीं सकते जिस तरह से एग्जैक्टली, आप नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस को पकड़ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, स्टॉक के जो ब्रोकर होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं, और उसमें आज नहीं तो कल परसों, एक दो दिन, 3 दिन बाद आपको फंड्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना, ये आपके साथ प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो चीज़ रेगुलेटेड नहीं होगी उसके साथ प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। अब अगर यही इनसाइडर ट्रेडिंग किसी स्टॉक के साथ होती ना, तो कोई ना कोई केस दायर कर लेता है एसईसी के ज़रिए, और एसईसी भी उसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन करता है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर जो है वो इलीगल है। यानी कि अगर हम्म। किसी को पता है इनसाइडर न्यूज़ और वो उस न्यूज़ की बेस के ऊपर इतनी हाई लेवरेज ट्रेडिंग करता है, तो दैट इज़ इलीगल फ्रॉम एसईसी स्टैंड पॉइंट। तो एसईसी उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो एक वाइल्ड वेस्ट है, यहाँ पे इतनी रेगुलेशंस हैं नहीं, तो इसको कोई इन्वेस्टिगेट उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से स्टॉक्स के अंदर होती हैं। तो ये लोगों को हम्म। समझना चाहिए कि ये इस तरह की गेम्स क्रिप्टो में बहुत कॉमनली होती हैं, और उसके पीछे कोई रेगुलेशन नहीं है, तो आपके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है अगर आप उस Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. लिक्विडेशन के अंदर फंस जाते हैं तो। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है। अब जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो ये कोई क्रिप्टो इन्वेस्टर था, जो कि मैं इसको तो नहीं जानता, लेकिन कोई इन्फ्लुएंसर था, जो यूक्रेनियन इन्फ्लुएंसर था। अब बेचारा ये अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर जो है ना, जब ये मार्केट क्रैश हो रहा था तो उस टाइम पर इसकी डेड बॉडी मिली है। तो डिटेल में कुछ इस तरह का था कि उसी टाइम पर इसकी डेथ हुई थी। सो अब कोरिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन आई नो, मैंने खुद भी 2011 में ये एक्सपीरियंस किया था कि मेरे भी तकरीबन 8-10 हज़ार डॉलर्स यही लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर गए थे। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त करता था मैं थोड़ा बहुत, मैं ख्याल से 2-3 महीने। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि मैंने 2-3 महीने की थी ये लेवरेज ट्रेडिंग, और उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि आपको लगता है कि आपके थोड़े से भी 10,000 डॉलर लगा के 2,000 डॉलर बन गए थे मेरे विद इन 2 वीक्स। और मैंने कहा यार, आई जस्ट फाउंड समथिंग कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, आप हाँ, थोड़े से पैसे लगाएं, और उसमें क्योंकि 10x 20x की ट्रेडिंग हो रही थी उसके ऊपर, लेवरेज के ऊपर। तो बिल्कुल, वो होता गया उस ज़माने में एक और नोशन थी, और अभी भी है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, कि जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो स्टॉक्स नीचे आएंगे, और जब हम्म, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो गोल्ड नीचे आएगा। तो हम भी उसी हिसाब से चल रहे थे। हमने दोनों बेट लगाई हुई थी कि भाई वो कोई एक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा, हमारा एवरेज आउट होके नॉर्मल हो जाएगा। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रॉफिट होगा तो बुक कर लेंगे, लॉस को बुक नहीं करेंगे, बाद में उसको ऊपर चला जाएगा। ये सोच के हम कर रहे थे। 2-3 महीने के अंदर हमने ये इस तरह से करना शुरू कर दिया था। वो हुआ ये कि उस ज़माने में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि स्टॉक्स और जो गोल्ड है वो दोनों एक साथ नीचे दोनों गए, नीचे चले गए। और और सब कुछ जब खत्म हो गया ऊपर उसके जा रहा बाद। होगा तुम समझोगे यार मैं तो चीता हो गया हूँ, मुझे तो सब आ गया है, हाँ, अब तो मैं दुनिया और खत्म कर उसका लूंगा। और उसका जो प्रॉब्लम हुआ, उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मेरे पैसे गए, मैंने अगले 10 साल तक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ही छोड़ दी। एग्जैक्टली, यही मतलब होता है। इमेजिन करो बंदा कि जो है ना, अगर उसका मेंटल बैरियर अगर इस तरह का आ जाता है कि यार, हम्म, 10 साल नहीं, मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल तक मैंने कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की, भूल ही गया मैं कि कोई एग्जैक्टली चीज़ ऐसे इस ही तरह होता की है। होती भी है। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, हाँ, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है। अब जैसे जो रियल एस्टेट में हम्म। तबाही फिरी हुई है ना यहाँ पे कनाडा में, तो जो लोग भी इसमें फंसे हुए हैं हम्म। ना, अब वो अगले दस हम्म। साल तक रियल एस्टेट को टच नहीं करेंगे। हाँ, ये बात तय एग्जैक्टली। है। तो इसी एग्जैक्टली। सेंटीमेंट की वजह से ना मार्केट मूव नहीं करती, यानी कि जो बेचारे इसमें अभी बर्नआउट हुए हैं ना, उन्होंने हम्म। वापस नहीं आना। और हम्म। उनके उनको देखते हुए जो उनके साथ के जो दोस्त यार होंगे, वो भी कहेंगे यार मेरा दोस्त जो है ना इसमें फंस गया, तो मैंने तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो हम्म। इन्वेस्ट जो सेंटीमेंट होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर जो है इन्वेस्टर्स की जो एंट्री है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक हम्म। साइकिल होती है और वो इसी तरह से चलती है। आप देखेंगे हर 10-15 साल के बाद ये साइकिल रिपीट होती है। एग्जैक्टली, और हर एसेट क्लास के अंदर ये होता है। तो बिल्कुल, आपको जो है ना, इतना इन्वेस्टेड रहना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ये हार्ट अटैक्स नहीं आने चाहिए किसी भी तरह से। और अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब जो है ना ये नीचे आ गई, बॉटम आउट हो गई है, अब जो है ना करते हैं, और अब ये लॉन्ग गेम है, इसके बाद ये फिर ऊपर जाएगी। हु नोज, मतलब अगली दफ़ा कोई और इस तरह की ट्वीट कर दे, कुछ कर दे, तो फिर नीचे चला जाए, फिर वो ऊपर आ जाए। मतलब ये कोई लेवरेज का गेम है ही नहीं। अगर आपको किसी भी और यही चीज़ लेवरेज ही प्रॉब्लम करता है ना।
लेवरेज डबल एज सॉर्ड होती है, चाहे वो रियल एस्टेट हो जाए, चाहे वो स्टॉक्स हो जाए, चाहे वो क्रिप्टो हो जाए, क्योंकि इन तीनों के अंदर आपको लेवरेज मिलती है। रियल एस्टेट के केस के अंदर मॉर्गेज आपकी लेवरेज होती है, या ऑफ प्लान आपकी लेवरेज होती है, या इसी तरह से जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आपकी लेवरेज आपको मिलती है, जो भी आपका ब्रोकर है वो आपको पैसे देगा एक्स्ट्रा। इसी तरह से जो ये क्रिप्टो है इसके अंदर भी लेवरेज मिल रही होती है। प्रॉब्लम ये होती है मॉर्गेज के अंदर आप मैक्सिमम लेवरेज कितनी लेते हैं, डबल ट्रिपल की ले लेते हैं, लेकिन उसमें आपका वो हार्ड एसेट होता है, और वो अ, अगर आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके किया हुआ है तो अगर डाउन टर्न आता भी है तो आप उसको संभाल लेते हैं। बट स्टॉक्स और जो क्रिप्टो के केस है उसके अंदर लोग जाते हैं 10x के ऊपर, 20x के ऊपर, और बेवकूफ़ी के अंदर बहुत सारे पैसे लगाते हैं उसके अंदर, विच इज़ कम्प्लीटली इंसेन। कभी कभी पैसे बन जाते हैं उसमें, बट एक दफ़ा का जो इंसिडेंट होता है इस तरह का, उसमें सारे के सारे वो सब बराबर हो जाता है जो पहले आपने थोड़ा बहुत पैसे बनाए हुए होते हैं। बिल्कुल। एक कहीं स्टैट मुझे याद आ रही है, मैंने वहीं पढ़ी थी कि जो ट्रेडर्स होते हैं शॉर्ट टर्म, उनमें से मेरे ख्याल में हार्डली शायद 1% 2% जो है सक्सेसफुल होते हैं, बाकी सब जो है पैसा अपना गंवाते हैं। और ये काफ़ी वैलिड स्टैट है, क्योंकि होता ये है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो शुरू में तो आपको लगता है कि ओहो मुझे पैसे बन रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है और अब तो मैं चैम्पियन हो गया और मैं बस इसी पे ज़िंदा रहूँगा। लेकिन उस जोश की वजह से ही जो है ना आप ये सारे पैसे गंवाते हैं नेक्स्ट ट्रेड के अंदर, क्योंकि जब आप समझते हैं ना कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये तो मुझे सब आ गया, बस अब मैंने जो है ना मज़ीद ट्रेडिंग करनी है और मज़ीद और एग्रेसिव जाना है, उसी हम्म। मोमेंट पे जो है ना आप जो है फिर पैसा कमाते हम्म। हैं। और यही होता है अक्सरियत के साथ। बहुत ही हम्म। कम परसेंटेज के जो ट्रेडर होते हैं वो पैसा कमाते हैं सही मानों में, और वो क्वांटिटी जो है ना वो बहुत कम है कंपेयर टू बिल्कुल जो जो बिल्कुल। भी ट्रेडिंग करते हैं उनके बिल्कुल कंपैरिजन ऐसे में। ही है, तो अपने आप को इसमें सेफ रखना चाहिए। अभी हम बात भी करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अगर कोई आप इन्वेस्टर हैं। मेरा भी एक वो प्राइवेट ग्रुप है, तो उसके अंदर लोगों ने कहा कि अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक्स में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा नीचे गई थी मार्केट, काफ़ी ज़्यादा क्या, मेरे ख्याल से हार्डली हार्डली 2% नीचे गई होगी। तो उस पे लोग कह रहे थे कि वो डे बाय डे एवरी 2-3 डेज नीचे जा रही थी, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो मार्केट नीचे जा रही है, इसका क्या करें। मैंने कहा क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर 2% हफ्ते में चली गई मार्केट नीचे, तो हम्म। 3% है। आप अपने अंदर, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि 10-15% का डाउन साइड बर्दाश्त कर सकें, तो आप स्टॉक मार्केट में ना जाएं, या उतने पैसे लगाएं जिसमें आपको इस तरह की चीज़ बर्दाश्त करने का जो है वो आपके अंदर स्टैमिना हो। अगर नहीं है तो बेसिकली आप जो है वो अपनी जो वेल्थ बिल्डिंग कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, वो अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए कर रहे होते हैं, ना कि आप हार्ट अटैक्स लें, पैनिक अटैक्स लें, आपकी नींद पूरी ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। एक कहावत है वो मशहूर कि यार आप इन्वेस्टमेंट वही करें जिसमें आप सुकून से सोच सकते हो रात को। हाँ अगर आपकी हाँ नींद जो है वो ख़राब हो रही है किसी इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो फिर आप ना करें उसको। हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हम्म, बेसिकली आप पैनिक ले रहे हैं अपने ऊपर, बिल्कुल। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चलें, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिकली गोल्ड है, जो रे डैलियो ने अभी रिसेंटली बोला है कि भाई इसको 15% ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए। एंड मैंने तुम्हारी पुरानी टिकटॉक पे भी तुम बोलते थे कि भाई गोल्ड जो है ना वो बेसिकली वो स्टैंडर्ड है किसी भी इन्वेस्टमेंट का। सो मैं उससे इंटायरली एग्री नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5-10% का आपके पास बफर होना चाहिए। अब ये रे डैलियो काफ़ी सीजनड इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा हेज फंड इसका था एक ज़माने में। आई डोंट नो कि इस वक्त क्या स्टेटस है, बट बात थोड़ी बहुत सही भी है कि आपका एक, क्योंकि जो अभी हमने बुल रन देखा है, तो एक टाइम पर आके अगेन एसेट वैल्यूएशन जो है वो एक जगह पर आ जाती है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है, वैल्यू होती है। सो उसमें तो क्या बोलोगे तुम, 15% ऑफ द पोर्टफोलियो? हाँ, मेरा हमेशा से ये रहा है कि गोल्ड जो है ना आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना देखें, आप उसको देखें एज ए इंश्योरेंस, यानी कि वो आपकी एक सेफ्टी नेट है। ठीक है। आप जितने भी दूसरे एसेट क्लासेस हैं ना रियल स्टेट और गोल्ड के अलावा, वो सब पेपर मनी है, यानी कि वो वर्चुअल है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। स्टॉक्स आपके वर्चुअल हैं, क्रिप्टो आपका वर्चुअल है, ETF आपके वर्चुअल हैं, लेकिन जो चीज़ फिजिकली आप ओन कर सकते हैं अपनी पोजीशन के अंदर, वो गोल्ड है या फिर रियल स्टेट है। ठीक है। और गोल्ड की जो ख़ास बात है वो ये है कि उसमें कोई काउंटर पार्टी नहीं है, यानी कि कोई कंपनी नहीं है जो आपको इशू कर रही है। ठीक है। या कोई गवर्नमेंट नहीं है जो आपको इशू कर रही है, तो कोई काउंटर पार्टी नहीं है, तो आपकी पोजीशन है उसके ऊपर 100%। और इस वजह से लोग कहते हैं कि गोल्ड इज़ लाइक योर इंश्योरेंस, क्योंकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, आप अगर सब कुछ उसमें डाल देंगे तो यू आर रिलाइंग ऑन दैट फाइनेंशियल सिस्टम, और वो फाइनेंशियल सिस्टम कभी भी जो है वो ब्रेक हो सकता है। पिछले 50 साल में हुआ है। और गवर्नमेंट्स भी जो हैं आपको बैन कर सकती हैं, बैंक्स भी आपको बैन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कई वाक़यात हुए हैं कनाडा में भी और मेरे ख्याल में यूके में भी हुए हैं कि बैंक्स ने जो है डी बैंक कर दिया किसी को, यानी कि अगर आप उनकी नोटी लिस्ट पे आ गए, भले ही वो डाउट की फॉर्म में हो या आपने वाकई में कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से बैंक कह रहा है कि भाई हमने आपसे बैंकिंग के रिलेशनशिप नहीं रखने, आपके सारे बैंक अकाउंट्स क्लोज,
अब आपके फंड्स भी फ्रीज हो गए, आपको मिल जाएंगे बट ये एक प्रोसेस है, आपको लड़ना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, फिर आपको फंड्स मिलेंगे। तो जो भी इस तरह के जो लेजेंडरी इन्वेस्टर है ना, वो यही कहते हैं कि भाई आप सारा का सारा अपना एसेट जो है ना वो पेपर मनी में ना रखें, कुछ जो है आपके पास फिजिकल एसेट की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कुछ भी होता है, वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट वर्चुअल वर्ल्ड में ही करती है, वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं करती। तो अगर कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो अगर आपकी सारी की सारी नेटवर्थ उस वर्चुअल एसेट में है तो वो जा सकती है। तो इसलिए आपके पास कुछ ना कुछ हिस्सा उसका इतना ऐसा होना चाहिए जो आपके पास आपकी फिजिकल पोजीशन में हो, जिसमें ऑफकोर्स गोल्ड शामिल है और रियल एस्टेट शामिल है। रियल एस्टेट अभी अब मैं समझ गया हूँ कि रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक फिजिकल एसेट है, टेंजिबल एसेट है, तो वो आपके पोजीशन में आ सकता है। तो आप अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा उसमें रखें, सारा कुछ रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स जो आप पोर्टफोलियो अपना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके पास फिजिकल एसेट में होना चाहिए। तो ये यार मेरी बिल्कुल, ओपिनियन है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम आगे और डिस्कस भी करेंगे कि जितने भी एसेट क्लासेस हैं उसके अंदर आपको सब में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्ट किया है तो आज हो सकता है कोई स्लंप आ गया, 10% डाउन हो गया, वो अगले 10 साल के लिए वो एसेट डाउन रहता है, आप उसके अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली अगर वो एसेट अच्छा है तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे आजकल पाकिस्तान की रियल एस्टेट का बुरा हाल हुआ है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर गई भी है, तो स्टॉक मार्केट ने वैल्यूएशन करेक्ट की है पिछले 7 साल के अंदर, वो एकदम से इस लेवल पे आ गई कि उसने सारी एसेट क्लासेस को बीट कर दिया। इसी तरह से रियल एस्टेट आजकल नीचे है, लेकिन आई एम श्योर कि ये रियल एस्टेट ऊपर जाएगी। कब जाएगी यू नेवर नो, बट क्योंकि एक एसेट है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा अपना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लैंड प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस तो ऊपर जानी है। अभी नहीं जा रही, वो बाद में जाएगी। इसी तरह से जिस यूएस के स्टॉक्स को ले लें आपने, 2000 से लेकर 2011-12 तक कोई इसने रिटर्न नहीं दिए थे, लेकिन इवेंचुअली उसकी वैल्यूएशन ऊपर गई है। अब अगर क्रिप्टो को ये समझता है कि अच्छी चीज़ है तो उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करें। ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग कर फॉर फन ऑफ इट ट्रेडिंग मैं भी कर लेता हूँ, बट लेवरेज के ऊपर नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर इस अपने अपने आप को एक ग्राउंडेड रखना चाहिए। एक और चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो अगर यहाँ बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन नीचे जब गया, अभी वो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर, चार्ट के अंदर बहुत छोटा सा एक रेड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर ये नीचे गया था 103 के ऊपर, तो यहाँ पर हमें ओवरऑल इसके अंदर वॉल्यूम नज़र आ रहा है। जो नीचे वाला इसका एक ग्राफ है उसके अंदर वॉल्यूम नज़र आ रहा है हमको। और उसी के बाद जो वॉल्यूम जब नीचे जा रही थी प्राइसेस, तो वॉल्यूम बढ़ गया था, लोगों ने इसको ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ये चीज़ हमको स्टॉक्स में उस तरह से नज़र नहीं आई। मैं वॉल्यूम देख रहा था, उस तरह का वॉल्यूम नहीं था जो पीछे पीछे के दिनों में जा रहा था। वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर था, थोड़ा सा ज़्यादा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। गोल्ड में तो था ही नहीं कुछ। गोल्ड में अगर देखें तो थोड़ा सा नीचे गया उस टाइम पर, इनफैक्ट ये थोड़ा सा नीचे भी उससे पहले वाले दिन में गया था, कुछ कोई इम्पैक्ट नहीं आया था गोल्ड के ऊपर, प्राइस के ऊपर, ना प्राइस के ऊपर ना वॉल्यूम के ऊपर। तो इसके बारे में क्या कहोगे? इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गोल्ड की जो इस वक्त बाइंग हो रही है ना, वो रिटेल से नहीं हो रही, वो हो रही है इंस्टीट्यूशनल बाइंग, यानी कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाय कर रहे हैं। और वो बाय आपको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने अगले दिन सेल कर देना है, वो बेसिकली उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बाय कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें गोल्ड के अंदर इतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आई कंपेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि रिटेल है ही नहीं इसमें। जो क्रिप्टो में है वो सारा को सारा रिटेल बायर है या रिटेल सेलर है, तो वो ऑफ कोर्स पैनिक होके जो है वो सेल करते हैं। तो इस वजह से आपको क्रिप्टो के अंदर जो है ना काफ़ी हलचल नज़र आई है। अच्छा, यहाँ मैं चीज़ ऐड करूँगा कि जो हमने मेरे ख्याल में लास्ट वीक से पहले ने बात की थी कि डॉलर की जो मूवमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है दैट इज़ वेरी बैड फॉर इक्विटी मार्केट्स, और वही हुआ। अगर आप DXY का चार्ट देखें अभी उठा के, तो रिसेंटली डॉलर ने जो है वो ठीक ठाक मोमेंटम पकड़ा है, और अब तो नीचे आ गया, लेकिन वो ऑलमोस्ट जो है ना 100 को टच करने वाला था DXY के ऊपर, और अब उसके बाद नीचे आके थोड़ा सा भी 98 पे है। तो डॉलर, आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, डॉलर पे हमेशा नज़र रखें। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है दैट इज़ बैड न्यूज़ फॉर इक्विटी मार्केट्स, वहाँ पे हमेशा जो है आपको इश्यूज नज़र आएंगे। अगर डॉलर नीचे जा रहा है दैट मीन्स लिक्विडिटी आ रही है। तो क्योंकि लिक्विडिटी आती है पूरी दुनिया से, सही कि चाइना से, जापान से, यूरोप से, वो सब इक्विटी मार्केट्स में जाती है, और ज़्यादातर इक्विटी मार्केट्स ऑफकोर्स US के अंदर हैं। तो जब कभी भी डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा हो DXY पे, तो दैट मीन्स इट्स अ बैड साइन, और इसकी वजह से जो है आपको इम्पैक्ट नजर आएंगे मार्केट के अंदर, और वही हुआ। राइट। अच्छा, अब गोल्ड, अब सारे एसेट क्लासेस आ गए ना, तो लोगों के अंदर हमेशा एक मैं देखता हूँ कि
पॉइंट होता है कि यार हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें। तो वे फॉरवर्ड जो है लोगों के लिए, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि लोगों के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 महीने से 1 साल। आजकल की जो ज़माना है, पहले हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 2-3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मेरे ख्याल से 6 महीने का तो मिनिमम होना चाहिए, और अगर 1 साल का हो तो नथिंग लाइक इट, विच इज़ डिफिकल्ट। बट आप उस पैसों को कहीं भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं जो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिटर्न दे रहे हो। तो 1 साल के पैसे तो आपके पास कम से कम होने चाहिए जो आपके खर्चे के हैं, ताकि अगर जॉब जाती है या कोई प्रॉब्लम आता है बिजनेस के अंदर, तो आप वो पैनिक में ना आए। जो सबसे बड़ा मसला होता है लोगों को पैनिक में, अगर आज ये लेवरेज पे नहीं जाते लोग, और लोगों के पास ऑप्शन होता है कि यार वो अगर उनको लगता है कि बिटकॉइन 1,30,000 के ऊपर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो वो थोड़ा बहुत अपने पैसों जो इमरजेंसी फंड के थे, 1-2 महीने का इमरजेंसी फंड लगा सकते थे उसके अंदर। सो इफ़ यू हैव एनी कैश रिजर्व, तो अगेन जो लोग कहते हैं ना कैश इज किंग, मैं मानता नहीं हूँ, बट स्टिल थोड़ा बहुत कैश आपके हाथ में होना चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए। गोल्ड एक ऑप्शन है आपके पास, रियल एस्टेट ऑप्शन है, स्टॉक्स ऑप्शन है, जो क्रिप्टो कर रहे हैं उनके पास क्रिप्टो का ऑप्शन है। फिर सबसे बड़ी बात, जो लोग एक्टिव इनकम के अंदर वो समझते हैं, अच्छा प्रॉब्लम लेवरेज ट्रेडर्स की मुझे लगता है सबसे बड़ी ये है कि वो ये समझते हैं कि ये इनकी एक्टिव इनकम है और इसके साथ बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। सॉरी, वो ये समझते हैं कि पैसिव इनकम है और इसके साथ बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। बेसिकली वो आपकी एक्टिव इनकम है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होती हैं। सो अगर उसके अंदर आप इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डालकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते हैं, एक दिन आपने लेट्स से 10% बना लिया, अगले दिन -20% हो गए, तो एवरेज आउट होकर पूरे मंथ के अंदर शायद हार्डली 2-3%, 4% बनाया हो, और अगले महीने फिर वो नेगेटिव में चला गया हो। सो इट इज़ नॉट वर्थ इट अनलेस एंड अनटिल आप ये सोचें कि ये अब एक्टिव इनकम है, और एक्टिव हाँ। इनकम को फिर एक्टिव इनकम की तरह लेना चाहिए। फिर उसके और अंदर तो आप फिर टाइम लगा रहे हैं तो पैसे लाजमी आने चाहिए। कितनी ब्रेन पावर लगती है ट्रेडिंग के अंदर, कितनी आप हम्म रिसर्च करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, इधर उधर ट्विटर के ब्लॉग पढ़ते हैं, फिर आप चार्ट्स देखते हैं, और उसके बाद आप शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लेस करते हैं, और उसमें भी गारंटी नहीं होती कि उसने काम करना है कि नहीं करना है। यानी कि हम्म इतना आप ब्रेन पावर लगा रहे हैं, इतना टाइम खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, तो दैट मीन्स मेरे लिए मेरे नज़दीक ये वर्थ इट नहीं होती, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसमें ज़्यादातर जो है लोग पैसा गंवाते हैं। बेहतर ये कि कुछ और काम करें फॉर एक्टिव इनकम, और फिर जो आपके पास पैसे बचते हैं उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। आजकल मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, हर चीज़ डेमोक्रेटाइज हो गई है। तो आपको कैश में तो आप पता है आपको बैंक में रखा हुआ है, सेफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपके पास इस तरह की ऑप्शंस होते हैं जिसमें शरिया कंप्लाइंट कन्वेंशनल बैंकिंग के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिल रहा होता है, उसमें डाल सकते हैं। गोल्ड, अगर मैं कहता हूँ गोल्ड अगर आपको सॉलिड गोल्ड लेते हुए मुश्किल हो रही है, जो कि होती है लोगों को, क्योंकि वो फिर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का आता है, तो मैं सबको इस तरह से बोलता हूँ कि यार आप ETF ले लें, ETF और ले लें। ETF की एक अमाउंट थोड़ी बहुत बनाते रहें, और जब इतनी अमाउंट हो जाए, आपका एक्सपोजर तो है ना उसके अंदर, आपको पता है कि भाई गोल्ड की प्राइस आज कम है, और आपको लग रहा है कि 1 साल बाद, आपको लग रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको हाँ। लग रहा है कि 1 साल बाद जो है ना बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है गोल्ड लेने के, तो आप थोड़े बहुत पैसे ETF के अंदर डालें, और वो ऑटोमेटिकली जब आज से 1 साल बाद जब प्राइस बढ़ चुकी होगी, उस पैसों को लिक्विडेट करें ETF से, और फिर सॉलिड गोल्ड खरीद लें। तो ये एक तरीका होता है गोल्ड में एक्सपोजर लेने का, और उसके बाद उसको सॉलिड गोल्ड लेने का। इसी तरह से रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के अंदर भी यहाँ पर UAE के अंदर भी ऑप्शंस आ गए हैं बहुत सारे, जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर आप ETFs ले सकते हैं इसके भी, और उसके बाद आप उसका एक्सपोजर लेकर, अगर तो उस एक्सपोजर से आपका पैसे नीचे जाते हैं, तो ओवरऑल इसका मतलब है मार्केट भी नीचे गई है, तो आपको इतना मसला नहीं है, अगली जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो भी उसी प्राइस पे आएगी। इसी तरह से स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स का भी कोई मसला नहीं है, आप इसमें आपके पास ज़रूरी नहीं है कि $1 मिलियन हो तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर भी इसी तरह से अगर आपको करना है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव डेमोक्रेटाइज्ड, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी अमाउंट उसमें डालें, स्लोली एंड ग्रेजुअली जब डालेंगे, उससे आपका उसमें जो आपका बिलीव है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एवरेजिंग आउट करेंगे, कम पैसों पे भी डाल रहे होंगे, ज़्यादा पैसों में भी डाल रहे होंगे। अभी जैसे अब ये इतना बड़ा जो मसला हुआ था, अगर आपके पास पैसे होते तो आप उसमें कम पैसों पे भी डालते, ज़्यादा पैसों पे भी डालते, इवेंचुअली आप एवरेज आउट होकर एक अच्छे कंपाउंडिंग की रेट से आप उसको अगले 10 साल के लिए ग्रो कर सकते हैं। बट जो माइंडसेट अगर आपका 1 साल 2 साल वाला है कि मुझे इसमें पैसे बनाने हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को, एज यू सेड बिफोर, कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं करती हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वुड लूज मनी इन लॉन्ग Yeah. रन। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake
is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. अच्छा, इसमें मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँगा वाली, ये जो तुमने एक लिस्ट दिखाई थी इन्वेस्टमेंट क्लास की, इसमें एज भी डिपेंड करती है ना कि हाँ आप किस एज के किस ब्रैकेट में है। अगर वो यंग बंदा है तो ऑफ कोर्स वो तो रिस्क ले सकता है, वो हो सकता है अपना एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो जो है क्रिप्टो में डाल दे, क्योंकि अभी वो यंग है, उसने काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी है। लेकिन अगर कोई बंदा 50s में है तो उसके लिए तुम क्या कहोगे कि वो कहाँ से शुरू करे, अगर उन्होंने अभी अभी तक मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो? इत्तेफाक से लास्ट वीकेंड पे ही एक 1-on-1 कॉल थी मेरी एक डॉक्टर थे कनाडा से। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे उन्होंने बताया सिनेरियो। अच्छा, मैं तुमसे भी पूछूंगा, ये मुझे नहीं पता था। वो मुझे बता रहे थे वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं कनाडा में। तो वो मुझे बताते हैं अपनी 61 ईयर्स के थे वो। तो वो मुझे बताते हैं कि भाई मुझे जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मैंने कहा यार आप डॉक्टर हैं, पैसे तो बनते ही होंगे, तो मतलब आपको अब तक क्या मसला था? तो कह रहे थे, अच्छा मैं थोड़ा सा सिनेरियो पूरा नहीं बताता क्योंकि अदरवाइज उनकी आइडेंटिटी शायद लोग समझ लें। सो उन्होंने कहा यार मैं आया था कनाडा ऑलमोस्ट 20 साल पहले, बट यहाँ पर मुझे जॉब नहीं मिल रही थी एज अ डॉक्टर, तो मैंने फिर इधर उधर दूसरे कंट्रीज़ में भी जॉब की है, एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस की है। उसके बाद फिर मैं वापस आया हूँ, तो मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 8-10 साल से। तो इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ यहाँ पर। उससे पहले मैं कहीं और था, उससे पहले अपने होम कंट्री में था। सो मैंने कहा अच्छा, फिर इसका मतलब है आपने ज़्यादा टाइम एज अ डॉक्टर यहाँ पर पैसे नहीं कमाए हैं कनाडा में? कहते हैं हाँ ऐसे ही है। अब मैं लेट्स से 60 प्लस का हूँ, तो वो अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है अगर आप रहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। मैंने कहा पेंशन वगैरह तो मिलती है? कह रहे हैं वो यार कितनी मिलती है, $1300 मिल जाएंगे, मेरी वाइफ को मिलाकर $2000 हो जाएंगे, $2500 हो जाएंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि आपने कोई आरएस ये टीएफएससी वगैरह में इनपुट नहीं दिए? उन्होंने सारी गलतियां बताई मुझको, पिछले 8 साल में जो गलती कर सकते थे उन्होंने सारी गलतियां की उसके अंदर। पैसे कितने कमाते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कह रहे थे यार $50,000 हम एज अ रेवेन्यू बना लेते हैं। मैंने कहा $50,000 तो बहुत है यार। तो कह रहे थे लेकिन उसमें मसला ये है कि उसके महीने के? अंदर महीने के, हाँ। तो मैंने कहा कि किस तरह बनाते हैं? तो कहते हैं वो इस तरह कि बेसिकली $50,000 बनते हैं, बट उसके अंदर पता नहीं $20,000 कह रहे थे। मुझे ब्रेकडाउन उन्होंने बताया था, मुझे समझ उस वक्त भी नहीं आया था, बट इवेंचुअली मुझे ये समझ में आया कि उन जो $50,000 बन रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से वो रीइंबर्स होते हैं उनको पैसे। तो वो बिल्कुल। कह रहे थे कि वो जो पैसे बन रहे थे उसके अंदर तकरीबन $20,000 तो डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस में जा रहे होते हैं, जिसमें फ़ीस होती है, हर महीने की लाइसेंसिंग की फ़ीस होती है, और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे मुझको वो। बचते हैं $30,000। अब $30,000 के अंदर से जो आपके पैसे निकालेंगे उस पर 48% का टैक्स लगेगा। तो जो भी वो एज अ प्रॉफिट होगा ना आपका, तो वो उसमें से कह रहा था मैं $10,000 निकालता हूँ तो मुझे तकरीबन $18,000 का निकालना पड़ता है। वो $30,000 में से $18,000 निकालते हैं तो उनको $10,000 मिलते हैं। सो वो समझ लो कि तकरीबन $20,000 वहाँ चले गए। फिर $10,000 भी कुछ उन्होंने बताया था कि वो भी उनके अपने नहीं होते। सो वो कह रहे थे इन ऑल मुझे मैक्सिमम $15,000 जो है ना मैं निकाल भी लूँ तो इतने बनते मेरे एज अ डॉक्टर। तो मैंने कहा ये भी इतने बुरे नहीं है अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए चला रहे होते और आप उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे होते। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो जिस सिटी के अंदर थे, उन्होंने उस सिटी में नहीं एक और सिटी के अंदर कनाडा में घर लिए, 2 घर लिए। तो मैंने कहा कि कॉन्डो ले लिए थे? तो मैंने कहा नहीं कॉन्डो नहीं थे, वो सिंगल फैमिली होम थे। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ था? तो वो तो अच्छा है, फिर तो इन एनी केस पैसे बढ़ गए होंगे उनके। कह रहे थे उनके तो पैसे बढ़ गए थे, लेकिन मेरा जो मैंने रेंट पे जिस बंदे को दिया था उसने मेरी बचा दी। वो जो है ना, और दोनों कॉन्डो में ये, और दोनों घरों में यही हुआ। हाँ। उसने जो है ना वो निकला नहीं उसमें, और मुझे 1 साल का रेंट वो हुआ। और अब क्या है कि वो पता नहीं कोई केस उन्होंने किया, तो वो बता रहे थे वो बंदा तो चला गया, लेकिन अब मैं उसमें खुद तो रह सकता हूँ, बट मैं उसको रेंट आउट नहीं कर सकता 1 साल के लिए। हम्म। सो अब वो कह रहे मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है तो वो वहाँ पर रह रहा है, लेकिन मुझे उसका रेंट नहीं मिला, मुझे मॉर्गेज अपनी जेब से पे करनी पड़ रही है उसकी। उसको बेच भी नहीं रहा मैं अभी, मुझे बेचना नहीं है उसको। तो अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं क्या करूं? अच्छा,
थोड़ा सा टैक्स भी बचाना चाह रहे थे। मैंने कहा देखें, टैक्स बचाने के बाद तो मुझसे ना करें, क्योंकि ये तो इलीगल काम है आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे। बट अब पाकिस्तान के अंदर खोल लें, अगर आपको खोलना है, क्योंकि कनाडा में तो आपको फिक्स इनकम नहीं मिलेगी ज़्यादा। मेरे ख्याल से कितना हम्म, रेट है वहाँ पर? हार्डली 2% होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। 2-2.5% ही होगा, हाँ। हाँ, जो तो जीआईसी मैंने कहा इतना ही जीआईसी मिलेगा में आपके पाकिस्तान अकाउंट्स में। खुले हैं, वो बेसिकली हाँ आपको फिक्स इनकम एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो मैक्सिमम हाँ 2.5 से 3% ही होगा मैक्सिमम। हाँ, तो वो मैंने कहा फिर पाकिस्तान में 7% मिल रहा है आपको, 7.5% हम्म, मिल रहा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये बाद में जाके कम भी तो होता है ना। ये अभी हम्म, तो, ये डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, डॉलर में मिल रहा है 7%, 7.5% रोशन डिजिटल अकाउंट में। तो फिर कहते हैं कि यार वो फिर सीआरए को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैं अकाउंट खोल रहा था पाकिस्तानी बैंक अकाउंट का, तो उसके अंदर उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली पूछा कि अच्छा कैनेडियन सिटीजन है तो सीआरए का डिटेल दें आप। तो हाँ, डिटेल दें उसकी। तो कहते हैं, मैंने फिर वहीं पर रुक गया। मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या होगा मुझको अगर मैं ये या डिटेल वहाँ पर दे दूंगा? तो मैंने कहा ये तो आपके ऊपर है, फिर देख लें क्या करना है। लेकिन फिर मुझसे पूछते हैं स्टॉक्स का। मैंने कहा आपने इन्वेस्टिंग की है कभी स्टॉक्स के ऊपर? कहते हैं कि मैंने तो अभी तक ऐसा सच नहीं की, थोड़ी बहुत मैंने ट्रेडिंग की थी कुछ दिनों पहले, आपकी वीडियोस देख के करना शुरू की है। मैंने कहा आप 61 ईयर्स के हैं, मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज़ में जाएं। क्योंकि भाई 10 साल के बाद आपको अगर वो पैसे चाहिए और आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आ गई हो या उसी लेवल हम्म, पे रही हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप थोड़ा बहुत पैसे तो डाल सकते हैं, बट ऑलरेडी यू आर 60+। तो या यही बात है कि जो इन्वेस्टिंग होती है वो अगर 40-45 की एज में भी आप जाग जाए ना, फिर भी जो है ना आप कर सकते हैं। इवन 50 ईयर्स की एज में भी जाग जाएं, तब भी आप कुछ ना 20 साल का रनवे मिल सकता है आपको। बट अगर आप 60 ईयर्स की एज में जाग रहे हैं, तो स्टॉक्स फिर आपके लिए ऑप्शन मेरे नहीं ख्याल के उस तरह से हम्म, रहता है। बिल्कुल। फिर ले दे के फिक्स इनकम एसेट्स रहते हैं, या तो फिक्स इनकम की तरफ जाएं या फिर आप रियल एस्टेट की तरफ जाएं। रियल एस्टेट की अब तरफ रियल एस्टेट जाएं, का हाँ। मतलब यही है कि कनाडा में तो गेम नहीं बन पा रहा रियल एस्टेट का। अगर हम्म। होता भी है तो वो किराएदार इतने तंग करते हैं, और यहाँ पे जो राइट्स हैं लैंडलॉर्ड के वो इतने वीक हैं कंपेयर टू टेनेंट। तो आपको अगर एक गंदा टेनेंट मिल गया तो आप फंस जाते हैं उसमें, जो जैसे कि हम्म। उनके साथ हुआ है। तो हम्म। मैं तो इसी नतीजे में आऊँ कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो गो आउट ऑफ द कंट्री, या तो यूएस में बाय करें या दुबई में बाय करें फॉर एग्जांपल, जहाँ से आपको एटलीस्ट टेनेंट के इश्यूज फेस ना करने पड़े। यूएस में भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह के लॉज हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स काफ़ी लैंडलॉर्ड फ्रेंडली हैं, तो वहाँ अगर आप बाय करते हैं तो इवन आपको। कनाडा में भी आई थिंक हाँ, कैलगरी वगैरह, जो एडमिंटन हाँ, कैलगरी, ये कैलगरी वहाँ पर इतना बुरा डिफरेंट। नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो। लेकिन ये कि फिर वही होता है कि आपके अंदर टेम्परामेंट भी होना चाहिए कि आप इस तरह के चैलेंजेस को फेस कर सकें। टैलेंट के इश्यूज़ कंटिन्यू रहते हैं, वो बहुत ही कोई खुशकिस्मती से आपको कोई अच्छा टैलेंट मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा टैलेंट आपको तंग ही करते हैं। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के अंदर टेनेंसी का तो बुरा नहीं रहा है, मतलब ठीक रहा है। जितना मैं हाँ, समझ सकता था कि इतने मसले यार आएंगे, वो थोड़े पाकिस्तान बहुत में असल मसले में आते थे। कोई राइट्स वाइट्स तो नहीं होते ना, तो हाँ, अगर कोई लेकिन टैलेंट जिसकी करेगी जिसकी ना, लाठी उसकी भैंस। हाँ, आप एग्जैक्टली। अगर पावरफुल हैं तो आप कर सकते हैं ये काम। हाँ, लेकिन लेकिन अगले पावरफुल के होना पास भी चाहिए, ऑप्शन पैसे होते नहीं, हैं ना। पावरफुल होना चाहिए। हाँ, अगले के पास भी ऑप्शन होते हैं। आप किसी को पैसे दे के भेज दें किसी को, वो आगे जाके उसको सही कर देगा। तो हाँ। पाकिस्तान में आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं अगर आपने किसी के साथ जो है ना किसी को हाँ। सही करना है तो। हाँ। लेकिन यहाँ हाँ, आप किसी को लेकिन नहीं कर वो सकते। आपके साथ भी हो सकता है ना, वो हाँ, वो दोनों साइड पर हो सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन दुबई में जो लोग सोचते हैं कि टेनेंट्स का मसला नहीं होता, टेनेंट्स का मसला वाकई नहीं होता उस तरह का, ना पाकिस्तान जैसा ना कनाडा जैसा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है एक दो केसेस को, कि आपको फिर भी 6 महीने का रनवे मिल सकता है, 6 महीने के इश्यूज मिल सकते हैं। कि एक बंदे ने वो डिफॉल्ट किया आपके चेक के ऊपर या रेंट के ऊपर, और उसके बाद उसने थोड़ा सा टाइम गेन करना शुरू किया। टाइम गेन मतलब इसमें अब उतना सिवियरिटी जो टेनेंट है उसके ऊपर नहीं है, बट एट मैक्स 6 महीने के अंदर आप उसको एविक्ट करवा सकते हैं। हम्म, मतलब 6 महीने का नुकसान होगा लेकिन आपका, उस बंदे लेकिन के छह साथ महीने क्या के होता है अंदर। फिर इवेक्ट होने के बाद, वो उसको डिपोर्ट करते हैं या क्या होता है उसका? नहीं, डिपोर्ट नहीं करते। अब वो उसके ऊपर केस रहता है, जो उसने डिफॉल्ट किया होता है वो पैसे उसको देने होते हैं। हम्म, लेकिन डिपोर्ट ऐसा सच नहीं होता। वो अच्छा। रेंटल के ऊपर, डिस्प्यूट के ऊपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि रेंटल के टैक्स चेक के ऊपर। लेकिन उसमें फिर वो ह्यूमन जो भी आपके इश्यूज हैं उसके बेसिस के ऊपर जजेस जो है ना आपको डिसीजन देते हैं। लेकिन आप, क्योंकि ये सिविल केस है ना, ये कोई बैंकिंग केस नहीं है, तो इसके अंदर जो बंदा है उसके राइट्स रहते हैं, जो लैंडलॉर्ड है उसके राइट्स रहते हैं कि उसको पैसे मिलेंगे। बट एज आई सेड कि एविक्ट करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन हम्म, उतना टाइम नहीं लगता जितना कनाडा में लगता है। यहाँ पर हाँ, आपको मैक्सिमम, और उसमें तो कनाडा में तो आपका रेंट भी चला जाता है ना। रेंट भी फिर मैंने सुना है लोगों को कम कम रेंट के ऊपर बोलते नहीं हैं कि इतना मिलता, अच्छा इतना दे दो। नहीं मिलता। हाँ, वो भी तब होता है जब आप निगोशिएट करके दोबारा से उसको रख रहे हैं टेनेंट को। हम्म। टेनेंट कहता है भाई हम्म। मैं तो उतने पैसे नहीं सकता, मैं आपको जो है लेट से $800 दे सकता हूँ 1000 के बजाय। हम्म। तो जज पूछता है हाँ भाई लैंडलॉर्ड तुम्हें अग्री है? कहता है अगर अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं तो मुझे यही कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली तो नहीं हम्म। कर रहा, और अगर आप हम्म। ज़बरदस्ती उसको खाली नहीं कर सकते हम्म। तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे मेरे साथ हुआ था कि
मेरे किराएदार ने रेंट दिया ही नहीं था तकरीबन 1 साल तक, और कोर्ट ने कहा था कि भाई टेनेंट तुमने ये देना है उसको बाद में, लेकिन अब आप उसके पीछे भागते रहें, वो उसने अगर नहीं देना तो नहीं देना। होगा क्या कि उसकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उस पर चले जाएगा वो एज ए डिफ़ॉल्ट, तो उसको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, कोई मॉर्गेज नहीं मिलेगी, लेकिन आप ज़बरदस्ती उससे आप पैसा निकलवा आप नहीं सकते। हाँ, हाँ, आप तो गए। अच्छा, वो एग्जैक्टली। बाद में पे कर दे तो ये रिमूव हो जाएगा? लेट्स से बाद में हाँ वो रिकंसाइल कर ले, अच्छा रिमूव हाँ, हो अगर वो जाएगा। बाद में पे कर दे तो फिर वो उसकी क्रेडिट, और मेरे ख्याल में वो जो जाता भी है ना एज अ डिफ़ॉल्ट, वो कुछ सालों के लिए जाता है, यानी कि फॉर एवर नहीं होता वो, यानी कि लेट्स से हम्म आफ्टर 5-7 ईयर्स वो वाइप आउट हो जाता है। तो लोग यही हम्म करते हैं, वो इस तरह की फ्रॉड करते हैं और बाद में फिर जो इसको वेट करते हैं ताकि वो 4-5 साल का अर्सा गुजर जाए जितना भी है, और फिर वो उनकी क्रेडिट जो है रिपोर्ट है वो दोबारा से क्लीन हो जाती हाँ, है। यहाँ ऐसा नहीं है। आपको एज अ टेनेंट आपको, एज ए सेट के 6 महीने से ज़्यादा आप जो है ना इस तरह से लैप्स नहीं कर सकते रेंट को। और वो जो आपने लैप्स किया है वो देना भी पड़ेगा। और ये नहीं कर हाँ सकते कि आप कहें कि नहीं यार मुझे रहना है, मैं आपको जो है ना हाफ द रेंट देना शुरू कर देता हूँ, तो ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है। सो ये हाँ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं उस मामले में कि आप हाँ, प्रॉपर्टी को यहाँ जो है ना कनाडा करवा असल सकते हैं। में सोशलिस्ट कंट्री है ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे उस तरह के सोशलिस्ट लॉज हैं हम्म जिसमें जो टेनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो लोग हम्म फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं ऑफ कोर्स। और हम्म उसमें अब लैंडलॉर्ड तो एक गवर्नमेंट का इदारा तो नहीं है ना, उसने तो खुद फिर अपनी जेब से पे करना होता है सारा कुछ। तो ये सही। इस लिहाज से फिर मुझे ना बहुत अच्छी डील नहीं लगी है बीइंग अ लैंडलॉर्ड, हम्म क्योंकि अगर आपको इस तरह का गंदा टैलेंट कोई फंस जाए तो आपको नाक चने चबवा देता है, फिर आपकी टेंशन अलग होती है, आपके पैसे अलग जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप इस गेम में पड़ें, आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें। अगर आपको हम्म 10-15% जो है स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल रहा है जिसमें कोई हैसल भी नहीं है, तो आप उसमें पैसा कमाएं बजाय इसके कि आप इन चीज़ों के पीछे भागें। तो दैट हम्म इज़ माई कंक्लूजन आफ्टर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। हाँ बिल्कुल, ये मसला है। लेकिन कुछ लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, बुरे भी। वही अगेन बात है ना, आपका एक दफ़ा बुरा एक्सपीरियंस हो जाए, बिल्कुल। फिर आप जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका माइंड। हम्म सो यू आर राइट। मतलब मुझे एक दफ़ा भी कोई बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हो जाता है रियल एस्टेट के अंदर, तो मैं शायद वो उस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ देता। स्टॉक्स में मेरे साथ हुआ था ये। तो हम्म वो अच्छे एसेट क्लास से दूर भागने का एक तरीका है कि आपको गलत एक्सपीरियंस हो जाए, और फिर आप कहेंगे पूरी ज़िंदगी बोलते रहेंगे कि यार ये गलत चीज़ थी और मैंने अब नहीं करना है इसके अंदर। बिल्कुल सो ऐसे सो होता है। एनीवेज, मेरे ख्याल से हम लोग 40 मिनट से ऊपर की पॉडकास्ट हो गई है अब तक। हाँ 43 मिनट्स हो गए हैं, तो आई थिंक वी हैव टच ऑल द पॉइंट्स, सो थैंक यू वेरी मच वली। और जो ऑडियंस में जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स में डाल के अपनी फीडबैक दीजिए ताकि हम इसको इम्प्रूव करें ओवर टाइम। और अगर आप चाहते हैं कि कोई हम दूसरा टॉपिक भी लेकर आएँ इस सीरीज़ के अंदर, तो प्लीज़ हमें बताइए, तो हम उसको कंसिडर करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वली, एनी लास्ट थॉट बिफोर वी रैप अप? नहीं यार, थैंक यू, स्टे सेफ। और ये जो सिचुएशन है ये कभी भी आ सकती है। और आई डोंट नो, टुडे इज़ मंडे, मंडे मॉर्निंग है। अब इसके बाद क्या होता है ये तो हमको मार्केट्स खुलेंगी तो पता चलेगा। बट एक दिन बुरा जाने का मतलब ये नहीं है कि अगला दिन भी बुरा जाएगा। बट अगर आपने लेवरेज पे हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो लेवरेज को जो है बिल्कुल। ना, वो कहता है ना, चार्ली मंगर ने बोला था कि 3 चीज़ें जो है ना वो आपको डुबा सकती हैं: लेडीज़, लिकर एंड लेवरेज। सो लेडीज़ का तो सबको पता है, लिकर ऑफ कोर्स अगर आप पीते पिलाते हैं तो उसमें भी पता है लोगों को क्या मसला हो सकता है। और लेवरेज, मतलब 3 L जो है उसने बोला है, ये चीज़ आपको तबाह कर सकती है। बिल्कुल। सो एल से दूर भागें। एल से दूर आके ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मिलते हैं ओके, फिर। अल्लाह हाफ़िज़।